जी व्यूवर्स, इंग्लिश मेड इजी विद प्रोफेसर आसिफ कौरेजो के फोरम पर आज हो रही हमारी छठी मुलाकात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। आज हम इंग्लिश लैंग्वेज के एक और बहुत ही अहम मगर ट्रिकी टॉपिक फ्रेजेस को सीखने चले हैं। तो आइए फिर शुरू करते हैं। जी व्यूवर्स, आपके सामने रखा है ये एक चार्ट जिस पर मौजूद हैं दो कैरेक्टर्स, कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं। देखते हैं ये किस बाबत बात कर रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा ये पिंक बैकग्राउंड के साथ डायलॉग्स इस लड़की के हैं और ग्रीन कलर वाले इस लड़के के। पढ़ते हैं कि क्या कहने की कोशिश की गई यहाँ पर। लुक एट दैट बॉय। विच बॉय? द बॉय एट द काउंटर। व्हाट्स ही काउंटिंग? द अमेरिकन डॉलर्स। उम्मीद करता हूं इस छोटी सी गुफ्तगू जो कि मुश्तमिल है 5 डायलॉग्स पर, इसको पढ़ने के बाद और सुनने के बाद आपके जहन में एक नक्शा बन गया होगा कि सूरत-ए-हाल है क्या। लेकिन अब यहीं आपके सामने अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि इन 5 डायलॉग्स में से 3 को छुपा दूं, जैसे कि मैं यहाँ कर रहा हूं आपके सामने, और अब आपसे कहूं कि इमेजिन कीजिए कि आपने वो 3 डायलॉग्स पढ़े ही नहीं थे और आपको किसी ने फर्स्ट रीडिंग में ही ये 2 डायलॉग्स दे दिए हैं और आप उन्हें पढ़ रहे हैं, यानी कि द बॉय एट द काउंटर और द अमेरिकन डॉलर्स। तो आप क्या कहेंगे? क्या द बॉय एट द काउंटर को फर्स्ट टाइम सुनने के बाद आप कुछ समझ पाएंगे? और क्या फ़कत आपके सामने कोई ये कह दे दी अमेरिकन डॉलर्स, ना इसका कोई सर ना कोई पैर, कि अमेरिकन डॉलर्स का हुआ क्या? आए गए, खर्च हो गए, खुदा ना खासा जल गए, कुछ पता नहीं, तो आप तो वहीं हैरत की तस्वीर बने खड़े रह जाएंगे। और अगर कुछ सूरत हाल ऐसी होगी तो वो बिल्कुल बजा होगी, क्योंकि ये 2 सेट्स ऑफ वर्ड्स जो कि हैं इंग्लिश लैंग्वेज के ही, ये हरगिज़ सेंटेंसेस नहीं है, क्योंकि सेंटेंसेस ही सेंस को आगे बढ़ाते हैं। जब आप सेंटेंसेस बोलते ही नहीं, फकत लफ्ज़ों को जोड़ देते हैं, वो भी वर्ब के बिना, तो आप बेसिकली बनाते हैं फ्रेजेस, ना कि सेंटेंसेस। तो फ्रेजेस होते क्या हैं? जैसे कि ये 2 आपके सामने आपने खुद मेरे साथ इस वक्त पढ़े हैं कि आपने जब उनको सुना या पढ़ा तो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि ये फ्रेजेस हैं। तो फ्रेजेस होते हैं इनकम्प्लीट ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, और ये इनकम्प्लीट इस वजह से होते हैं कि इनकी मीनिंग सही से कम्युनिकेट नहीं हो पाती, जैसा कि आपके सामने हुआ। अब अगर इसके बाद अगला सवाल किया जाए तो वो ये होगा कि भाई ये क्यों इनकम्प्लीट होते हैं, और उसकी फ़कत एक वजह है, दे ऑलवेज स्टे इनकम्प्लीट just because of the absence of a finite verb from them. इनमें कोई वर्ब है ही नहीं। आपको याद होगा वर्ब का होना एक सेंटेंस में मस्ट है, क्योंकि वर्ब ही वो वर्ड है सेंटेंस का कि जो एक्शन के बारे में बताता है कि हो क्या रहा है, जो कि यहाँ बिल्कुल भी नहीं मालूम हो रहा। लेकिन इसके बरक्स अगर ये लड़की इन्हीं आइडियाज़ को कुछ इस अंदाज में चाहे एक जुमले की फॉर्म में ही पेश कर दी, और जुमला क्यों है आप देख सकते हैं, इट बिगिंस विद अ लेटर एट द बिगिनिंग, और एंड पर इस पे मौजूद है एक फुल स्टॉप। और इसने फॉर द लेट्स से इसने इन सारी बातों को, यानी इन 3 डायलॉग्स में पेश की जाने वाली अधूरी, नामुकम्मल, सेंसलेस सी बातों को आप देख सकते हैं खुद एक डायलॉग, एक सेंटेंस की फॉर्म में कैसे मुकम्मल करके पेश कर दिया, जो हमें समझ में भी आ रहा है। द बॉय एट द काउंटर इज काउंटिंग द अमेरिकन डॉलर्स। कौन? द बॉय क्या कर रहा है, कहां मौजूद है? एट द काउंटर। क्या कर रहा है? इज काउंटिंग। क्या काउंट कर रहा है? द अमेरिकन डॉलर्स। आप देख सकते हैं आपके सामने 4 मुख्तलिफ चीज़ों को, 4 मुख्तलिफ बातों को यकजा करके, कंबाइन करके एक सेंटेंस की फॉर्म में
कॉम्प्रिहेंसिव बना दिया गया है, जो कि है एक काउंटिंग के लिहाज से एक जुमला, लेकिन इफ़ेक्टिव भी है, कंप्लीट भी है और फुल ऑफ सेंस भी है, जो कि हमें फ्रेज में कभी नहीं मिलता। हाँ, ये बात ज़रूर है, जैसे कि यहाँ पर हुआ है और आपने खुद देखा है, यहाँ पर फ्रेजेस जो कि कम से कम 2 अल्फाज पर मुश्तमिल होते हैं। 2, याद रखिएगा, एक फ्रेज के अंदर कम से कम 2 अल्फाज होने चाहिए। ये तादाद बढ़कर 2 से 3, 3 से 4, 5 से 6 तक भी जा सकती है, लेकिन इन फ्रेज में वर्ब्स नहीं होते। अब यहां देखिए, द बॉय एट द काउंटर इज काउंटिंग द अमेरिकन डॉलर्स। 4 फ्रेजेस ने मिलकर एक जुमला तरतीब दे दिया। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लाइकवाइज अ फ्रेज टू। दोनों सेट्स ऑफ इंग्लिश वर्ड्स होते हैं, लेकिन फर्क जो चीज डाल रही है वो एक फाइनाइट वर्ब का सेंटेंस में मौजूद होना है। फाइनाइट वर्ब कौन सा होता है कि जो अपना टेंस भी बनाता है और अपना सब्जेक्ट भी रखता है। यहां इन फ्रेजेस में इसके बरक्स द वर्ब मौजूद था, न कोई टेंस था, न कोई सब्जेक्ट था। तो फ्रेजेस का एक बड़ा ही कारामद यूज़ होता है, बड़ा एक ऐसा यूज़ होता है कि जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि सेंटेंसेस को एक्यूरेट बनाते हैं। अगर फॉर द टाइम बिंग मैं इस पार्ट को, यानी अमेरिकन डॉलर्स वाले पार्ट को छुपा दूं, तो अब जुमला तो मुकम्मल है, यानी कि द बॉय एट द काउंटर इज काउंटिंग, लेकिन वो काउंटिंग कर क्या रहा है, इस फ्रेज ने जोड़कर इस जुमले के साथ हमें बता दिया कि क्या चीज़ काउंट की जा रही है। और इसी तरह अगर मैं एट द काउंटर को फॉर द टाइम बीइंग छुपा दूं, ओझल कर दूं आपको साथ, द बॉय इज काउंटिंग द अमेरिकन डॉलर्स, जुमला तो सेंस बना रहा है कि लड़का काउंट कर रहा है अमेरिकन डॉलर, लेकिन इस फ्रेज ने कि जो पोजीशन का बता रहा है हमारे जुमले को मजीद एक्यूरेट बना दिया। अब इन बातों को हम अब एक एक्सरसाइज से समझने की कोशिश करते हैं। जी, तो पेश खिदमत है ये एक्सरसाइज आपके सामने। जैसा कि आप देख रहे हैं, कुछ पीसेस ऑफ पेपर पड़े हैं और इन तमाम ही पीसेस ऑफ पेपर पर यूनिट्स ऑफ वर्ड्स, या ये कहिए कि कलेक्शन ऑफ वर्ड्स जो है सेट किए गए। अब हमने करना ये है कि इन तमाम पीसेस ऑफ पेपर को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देना है। एक कैटेगरी होगी सेंटेंसेस की और दूसरी कैटेगरी होगी फ्रेजेस की। मेरा ख्याल है कि अब तक आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी कि हम सेंटेंसेस को सेंटेंसेस क्यों कहते हैं और सेंटेंस को कैसे पहचान सकते हैं, और फ्रेजेस के मामले में ये चीज़ कैसे होती है। पहली स्लिप ऑफ पेपर को उठाते हुए और आपके सामने लाते हुए, वी सॉ द किड। याद रहे, एक दफ़ा फिर आपके जहन नशी हो जाएगा, किसी भी जुमले के अंदर जब वर्ब मौजूद होगा और सब्जेक्ट मौजूद होगा, यानी कि काम करने वाला, जैसा कि इस जुमले के अंदर है वी सॉ द किड, वो कहलाएगा सेंटेंस। अगर वर्ब और सब्जेक्ट मौजूद नहीं है तो फिर वो सीधा सीधा फ्रेजेस की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। आई प्ले, प्ले एक वर्ब है, सब्जेक्ट आई मौजूद है। एक और सेंटेंस, ही हिट द बॉल, ही और फिर हिट सेंटेंस। द गेम ऑफ चेस, there is no verb in it, subject is missing, so I'm going to put this into the category of phrases. The hero was killed, who was killed? The hero, हीरो की यहाँ बात हो रही है, वर्ब मौजूद है killed, सेंटेंस। In the next over, हुआ क्या, किसने किया, कुछ मालूम नहीं, वर्ब तो है ही नहीं, या वर्ब नहीं तो सेंस का आएगा, तो सेंस जब नामुकम्मल है तो
वो चला गया फ्रेज के कैटेगरी में, जैसा कि इस ए फॉर अ 6 स्टिल इनकम्प्लीट। इंग्लैंड लॉस्ट 4 विकेट्स, कुछ समझ में आया? हाँ जी, इंग्लैंड ने 4 विकेटें खो दी। वर्ब भी मौजूद है, काम करने वाला जिसके बारे में बात हो रही है तो वो भी, यानी कि इंग्लैंड के मतलब बात समझ के। बिहाइंड द क्लाउड्स, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये तो पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ बिहाइंड द क्लाउड्स हुआ है, लेकिन हुआ क्या है? इन द प्ले एरिया भी इसी तरह बिल्कुल। द सन डिसअपियर्ड, हु डिसअपियर्ड? द सन। समझ में आ रही है बात, और हमने इसको यहां रख दिया। एट द एंड ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के इख्तिताम पर क्या हुआ? हीरो के साथ हुआ, विलन के साथ हुआ, सोसाइटी के साथ हुआ, कुछ पता नहीं, ना ही वर्ब है। तो जनाब आपके सामने ये तमाम पीस ऑफ पेपर 2 मुख्तलिफ कैटेगरी में बाय फंक्शन, यानी कि विद कंप्लीट मीनिंग्स तो सेंटेंस की कैटेगरी में, विद इनकम्प्लीट मीनिंग तो वो फ्रेज़ कैटेगरी में बढ़ चुके हैं। इस एक्सरसाइज का दूसरा हिस्सा, यूनिट्स ऑफ वर्ड्स अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन क्या अब हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि राइट पर दिए गए हुए फ्रेजेस में से एक एक करके इन फ्रेजेस को किसी भी सूटेबल सेंटेंस के साथ जोड़ दें, ताकि फ्रेज का मीनिंग भी क्लियर हो जाए और सेंटेंस भी एक्यूरेट बन जाए। याद है ना आपको ये बात कि फ्रेजेस का अपना तो इटसेल्फ क्लियर कट कोई मीनिंग होता नहीं, ये इनकम्प्लीट रहते हैं, लेकिन जब एक जुमले से जुड़ जाते हैं तो ना सिर्फ अपना मकसद भी हासिल कर लेते हैं, बल्कि जुमले को भी इफ़ेक्टिव और एक्यूरेट बना देते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ आई प्ले इस तरफ से, क्या कुछ आप यहाँ से लेना चाहेंगे? इस फ्रेज़ की कैटेगरी से कोई फ्रेज़ उठाना चाहेंगे जो इसके साथ कनेक्ट हो जाए और जुमला एक ज़बरदस्त सा जुमला बन जाए। आई प्ले एट द एंड ऑफ द स्टोरी द गेम ऑफ चेस इन द नेक्स्ट ओवर फॉर अ 6 बिहाइंड द क्लाउड्स इन द प्ले एरिया। अब हैं तो 2 चीज़ें, द गेम ऑफ चेस इन द प्ले एरिया, लेकिन अगर आप गौर करें इन द प्ले एरिया को जब मिलाया जाएगा इस वाले सेंटेंस के साथ, तो इसके साथ ये बेहतर कनेक्ट होगा। वी सॉ द किड इन द प्ले एरिया, तो क्यों ना आई प्ले को द गेम ऑफ चेस के साथ मिला दिया जाए इस तरह। आई प्ले द गेम ऑफ चेस, और इसी दौरान हमने एक और, क्योंकि हम मुनासिब मैचिंग को ढूंढ रहे थे, हालांकि आई प्ले के साथ इन द प्ले एरिया भी हो सकता है, लेकिन प्ले एरिया के साथ तो फिर बच्चों का जिक्र होगा और आई पर वो चीज़ जचेगी नहीं। सो व्हेन वी वर कंबाइन दीज 2 आइटम्स टुगेदर वी वर लुकिंग फॉर द सूटेबल सेटिंग। तो अब ये इस सेटिंग के लिहाज से ये 2 जुमले बिल्कुल परफेक्ट बन गए। द सन डिसअपियर्ड, कहाँ? इन द नेक्स्ट ओवर फॉर अ 6 या बिहाइंड द क्लाउड्स? ओके, दैट्स राइट, द सन डिसअपियर्ड बिहाइंड द क्लाउड्स एक और जुमला बन गया। और देख रहे हैं आपके सामने 2 चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं, वही बिहाइंड द क्लाउड्स द गेम ऑफ चेस इन द प्ले एरिया, जो समझ में नहीं आ रहा था, जुमले के साथ जुड़ने के बाद बिल्कुल समझ में आ रहा है और जुमला भी मौसर हो गया। ही हिट द बॉल एट द एंड ऑफ द स्टोरी, नहीं, इन द नेक्स्ट ओवर भी हो सकता है। चलें, फॉर द टाइम बिंग हम इसे इन द नेक्स्ट ओवर पर छोड़ते हैं। ही हिट द बॉल इन द नेक्स्ट ओवर। द हीरो वॉज किल्ड, यस, एट द एंड ऑफ द स्टोरी। लेकिन अब गौर कीजिएगा, इन द नेक्स्ट ओवर जिसको हमने ही हिट द बॉल वाले सेंटेंस के साथ जोड़ा है और सही जोड़ा है, तो फिर अब इस मामले में क्या होगा? इंग्लैंड लॉस्ट 4 विकेट्स फॉर अ 6। ये बात सही नहीं दिखती, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि 2 फ्रेजेस को एक्सचेंज कर लिया जाए, फॉर अ 6 को इन द नेक्स्ट ओवर के साथ, बिकॉज वंस अगेन वी आर लुकिंग फॉर द राइट एंड सूटेबल पार्ट फॉर आवर फ्रेज। अब जब ये जुमले आपके सामने कंबाइन होकर, यानी फ्रेजेस थोड़ी देर पहले सीखे गए कार्ड के मुताबिक जब किसी सेंटेंस से जुड़ जाते हैं
तो जुमले को एक्यूरेट बना देते हैं, एग्जैक्ट बना देते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, द सन डिसअपीयर्ड बिहाइंड द क्लाउड्स, ही हिट द बॉल फॉर अ 6, द हीरो वॉज किल्ड एट द एंड ऑफ द स्टोरी, इंग्लैंड लॉस्ट 4 विकेट्स इन द नेक्स्ट ओवर, आई प्ले द गेम ऑफ चेस, वी सॉ द किड इन द प्ले एरिया। क्या ये जुमले परफेक्ट बन चुके हैं एक हद तक, सिवाय पंक्चुएशन के। तो क्यों ना मैं इनके आखिर में फुल स्टॉप लगा दूं। और बाकी की एक चीज़, यस, वी ऑलवेज बिगिन आवर सेंटेंसेस विद अ कैपिटल लेटर। सो यहाँ पर टी कैपिटल कर दिया जाएगा, एच कैपिटल होगा, 1 सेकेंड, टी कैपिटल होगा, ई तो वैसे ही कैपिटल है, आई तो वैसे ही कैपिटल है, और यहाँ हो गया डब्ल्यू कैपिटल। नाउ यू कुड सी कि हाउ sentences are made accurate by combining them with phrases, and how phrases stay incomplete without their subjects or verbs। जैसे for example, अगर मैं इसे ढक दूं और एक दफ़ा फिर आपको देखने का मौका मिले, behind the clouds for a 6, ये जितने भी 6 के 6 phrases हैं, आप अगर इसे इंडिविजुअली बोलेंगे या लिखेंगे तो ये हरगिज़ अपना मीनिंग फुल्ली एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे जब तक कि इन्हें सेंटेंसेस से न जोड़ दिया जाए, और कुछ वो ऐसा होगा। तो व्यूवर्स, ये तो हम वीडियो नंबर 1 से ही जान चुके थे कि जुमले वर्ड्स को कंबाइन करने से बनते हैं। अब अल्फाजों का यह जोड़ या कम्बिनेशन 2 अल्फाज का हो, 3 का हो, 4 का हो, अनगिनत अल्फाज का हो, बस ये हो कि वो अपना सेंस मुकम्मल कर पा रहा हो, ऐसे जोड़ को हम कहते हैं सेंटेंसेस। और ये सेंटेंसेस आगे चल के हमें सीखा था कि 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। एक कहलाता है सब्जेक्ट, दूसरा कहलाता है प्रेडिकेट। और सब्जेक्ट वो पार्ट होता है कि जिसमें हम जिक्र करते हैं काम करने वाले का, या जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा हो, इसे कहा गया डूअर। और प्रेडिकेट पार्ट में सेंटेंस का लाजमी हिस्सा एक्शन मौजूद होता हो, बाकी एक्शन के बाद कोई वर्ड हो या ना हो, एक्शन का होना एक जुमले को जुमला कहलाने के लिए बेहद ज़रूरी है। और एक्शन को फिर करार दिया गया एक वर्ब, काम करने वाला नाउन या प्रोनाउन, और अगर उस एक्शन के बाद आपने कोई लफ्ज़ जोड़ना चाहा तो वो भी ऑब्जेक्ट जो कि एक्शन को डूअर से रिसीव करता है, वो भी नाउन या प्रोनाउन ही होता है। अब हमने आज की वीडियो में एक नई बात जो सीखी वो ये थी कि जनाब कि कुछ ऐसे यूनिट्स भी होते हैं जुमलों में कि जो कम से कम 2 अल्फाज या उससे बढ़कर कम्बिनेशन से वजूद में आते हैं, और वो बतौर एक सिंगल पार्ट्स ऑफ स्पीच के काम करते हैं। अब यहाँ आप सिर्फ इस चीज़ को, इन 2 रोज़ को अगर मिलाएं कि नाउन प्लस वर्ब प्लस नाउन का कम्बिनेशन एक जुमला बना रहा है, लेकिन यहीं पर आप देखिए, अब जब आखिरी रो तक पहुंचते हैं आप, तो वर्ड्स का कम्बिनेशन, एक वर्ड का नहीं, वर्ड्स का कम्बिनेशन जो कि फ्रेज कहलाता है। यहाँ पर फ्रेज और यहाँ पर फ्रेज, जो हमने अपने शुरुआती हिस्से में इस वीडियो के देखा था कि किस तरह लड़का और लड़की ने जब एक गुफ्तगू की तो उसको कन्वर्ट कर दिया गया था फ्रेजेस को मिलाकर एक जुमले के अंदर। तो ऐसा भी होता है कि वर्ब की सेटिंग में कि जहाँ एक वर्ड काम कर रहा होता है एक पार्ट स्पीच का, एक वर्ड यहाँ देख लीजिए वर्ब का किरदार अदा कर रहा है, एक वर्ड यहाँ ऑब्जेक्ट का किरदार अदा कर रहा है, तो वहीं पर हम इसका मुतबादिल भी बना लेते हैं। वो किस तरह कि जब मज़ीद अल्फाज को लाते हैं फ्रेजेस की फॉर्म में, अब वो चाहे नाउन फ्रेजेस हों या फिर वर्ब फ्रेजेस हों वर्ब की जगह, या फिर एक नाउन की जगह एक और कोई फ्रेज, जिसे हम जैसे मिसाल के तौर पर एक इन्फिनेटिव। हरगिज़ मत घबराइए, ये किस किस्म के फ्रेजेस होते हैं, इनकी कितनी इकसाम होते हैं, ये तो हम अपनी अगली आने वाली वीडियो यानी वीडियो नंबर 7 में सीखने जा रहे हैं। लेकिन आज के लिए ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को इंग्लिश की लर्निंग के हवाले से बेहतर बनाने के लिए ये बात काफ़ी है कि फ्रेजेस यूनिट्स ऑफ वर्ड्स होते हैं, लेकिन उनके अंदर उनका अपना वर्ब या अपना सब्जेक्ट नहीं होता। जैसे कि आपने एक्सरसाइज में देखा,
तो अब काइंड्स ऑफ फ्रेजेस कौन सी हैं और किस तरह उनको इस्तेमाल किया जाता है, ये हम तफसीलन अपनी अगली वीडियो में मिसालों के साथ समझेंगे और अपने आइडियाज़ को इंग्लिश लर्निंग के हवाले से मज़ीद स्ट्रेंथनिंग करे चलेंगे। तो व्यूवर्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर लाइक करेंगे और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे अगर आपकी इस फोरम पर मुझसे ये पहली मुलाकात है। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।